नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि प्यार के नाम पर कोई इतना हैवान हो सकता है कि अपने ही परिवार को मिटा डाले। आज हम बात करेंगे हरियाणा के कबूलपुर गांव में हुई उस दिल दहला देने वाली घटना की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिस घर में एक खुशहाल परिवार बसता था, वहाँ एक रात ऐसा खून का खेल खेला गया कि आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही और सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। हरियाणा के कबूलपुर नामक गांव में 15 नवंबर 2009 को सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के मुखिया रिटायर्ड शिक्षक तकदीर सिंह डागर 14 नवंबर की रात अपने खेत में बने मकान में सोने चले जाते हैं। जब सुबह वे घर आते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा बंद है और घर में किसी के भी जागने की आवाज नहीं आ रही है। तकदीर सिंह गेट खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर वो गेट को धक्का देते हैं तो गेट खुल जाता है। जैसे ही तकदीर सिंह घर के अंदर जाते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका बेटा सुरेंद्र सिंह और बहू प्रोमिला अब तक अपने कमरे में सोए हुए हैं। उनको उठाने के लिए वो आवाज भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी सुरेंद्र और प्रोमिला कोई जवाब नहीं देते। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतनी देर तक सब घर वाले सो रहे हो। फिर तकदीर सिंह अपने बेटे सुरेंद्र को छड़ी से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भी कुछ असर नहीं होता। अब वो जैसे ही सुरेंद्र का हाथ पकड़ते हैं तो एकदम दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि सुरेंद्र की नब्ज चलना बंद हो गई है। ऐसे ही प्रोमिला की नब्ज देखने पर पता चलता है कि उसकी भी नब्ज नहीं चल रही है। उनको यकीन नहीं होता कि उनका बेटा और बहू अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो बच्चों के कमरे में देखता है तो उसके आंसू निकल आते हैं। वो देखता है कि घर के 4 बच्चे भी मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। अब तकदीर की हिम्मत कुछ काम नहीं करती है। वो चिक चिक कर गाँव वालों को बुलाता है। गाँव वाले जब इस दृश्य को देखते हैं तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तकदीर सिंह के इस घर के ठीक सामने सड़क के पार भी इन्हीं का एक और घर था, जहाँ तकदीर सिंह की पत्नी भूरी देवी सोई हुई थी। लोग जब वहाँ जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि भूरी देवी की भी मृत्यु हो गई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब इस घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है तो पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। साथ ही मेडिकल टीम भी आ जाती है। घर से कुल 7 लाशों को बरामद कर लिया जाता है। मरने वालों में तकदीर सिंह की पत्नी भूरी देवी उम्र 70 वर्ष, बेटा सुरेंद्र सिंह उम्र 45 वर्ष, बहू प्रोमिला सिंह उम्र 40 वर्ष, इनका बेटा अरविंद 15 वर्ष और सुरेंद्र के छोटे भाई भूपेंद्र के बच्चे विशाल 10 वर्ष, सोनिका 12 वर्ष और मोनिका 14 वर्ष थे। वही सुरेंद्र की बेटी सोनम 29 वर्ष घर में ही वॉशरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। घर में काम कर रहे 2 इलेक्ट्रीशियन जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर ठहरे थे, वो भी बेहोश पड़े हुए थे। सोनम और दोनों इलेक्ट्रीशियन को फौरन पीजीआई रोहतक में एडमिट कर दिया जाता है। यहाँ जानने वाली बात यह है कि तकदीर सिंह और भूरी देवी के 3 लड़के थे। बड़ा बेटा सुरेंद्र सिंह और सबसे छोटा बेटा करमवीर सिंह गांव में ही रहते थे, जबकि मंझला बेटा भूपेंद्र सिंह आर्मी में नौकरी कर रहा था, इसलिए वो गांव में नहीं रहता था। भूपेंद्र की शादी हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे विशाल, सोनिका और मोनिका थे। भूपेंद्र की पत्नी का देहांत हो जाने के कारण उसके बच्चे गांव में सुरेंद्र के पास ही रहते थे। इधर सुरेंद्र और करमवीर की आपस में बनती नहीं थी और ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। अब पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। उनके सामने इस मामले में बस एक ही सस्पेक्ट आता है और वो था करमवीर सिंह। पुलिस करमवीर के एंगल से जांच को आगे बढ़ाती है। तभी तकदीर सिंह पुलिस को बताते हैं कि मुझे मामला कुछ और ही लग रहा है। मेरे दोनों बेटे आपस में बात नहीं करते थे, ये बात तो सही है, लेकिन करमवीर परिवार वालों का खून करेगा ये नामुमकिन है। तकदीर सिंह आगे बताते हैं कि मेरी पोती सोनम का पड़ोस में ही रहने वाले नवीन डागर के साथ अफेयर चल रहा था और जब इस बात की खबर हमारे परिवार को लगी तो हमने सोनम को समझाया कि नवीन और तुम्हारा एक ही गोत्र है और एक गोत्र होने के कारण ये रिश्ता कबूल नहीं किया जा सकता है। हमने सोनम को नवीन से दूर ही रहने की सलाह दी। सोनम ने हमारी बातों को अनसुना कर दिया और नवीन से मिलना जारी रखा। उसके बाद हमने सोनम को कॉलेज भेजना बंद कर दिया और घर में भी उस पर पाबंदियां लगा दी थी। घटना वाली रात घर में 8 लोग मौजूद थे, जिनमें से 7 लोगों का कत्ल हो गया, लेकिन सोनम अकेली जीवित बच गई और इसी कारण मुझे शक है कि सोनम और नवीन ने मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस तकदीर सिंह की इस बात पर गौर करती है और सोनम के एंगल से भी घटना की तहकीकात करती है।
पुलिस नवीन और सोनम से पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो दोनों ही पुलिस को गुमराह करते हैं, लेकिन जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो नवीन टूट जाता है और पुलिस के सामने सब कुछ उगल देता है। नवीन बताता है कि सोनम और वो एक दूसरे के पड़ोसी है। हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। हमारे बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं। जब हमारे रिश्ते के बारे में सोनम के घर वालों को पता चला तो उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। साथ ही साथ सोनम का कॉलेज जाना और उसकी सहेलियों से बातचीत करना भी बंद करा दिया। हम दोनों को मिलने और बातचीत करने में बहुत दिक्कतें होने लगी थी। सोनम काफी मुश्किलों के बाद ही मुझसे फोन पर बात कर पाती थी। हम इतना समझ चुके थे कि इन लोगों के जीवित रहते हम कभी एक नहीं हो पाएंगे और इसी कारण हमने प्लान बनाकर इस परिवार की हत्या कर दी। ये 14/15/2009 की रात को इस सोनम लड़की ने अपने ही पड़ोसी, जो इसका बॉयफ्रेंड था नवीन, उसके साथ मिलकर अपने ही परिवार के, अपने दादी, अपने पापा, माँ, अपने सगे भाई और 3 चाचा बच्चों का कत्ल किया था। नवीन ने बताया, एक दिन सोनम ने कहा कि उसके परिवार वाले उनके रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे में हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है पूरे परिवार को खत्म कर देना। अगर इन सभी को मार डालते हैं तो उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहेगा और वो अपना जीवन साथ में खुशी से बिता सकेंगे। सोनम की इस बात पर नवीन भी सहमत हो गया। दोनों ने पूरे परिवार को मारने का प्लान तैयार कर लिया और इसी प्लान के मुताबिक नवीन ने अपने एक दोस्त जसवीर से 100 नींद की गोलियां मंगा ली। फिर नवीन इन गोलियों को अपनी गर्लफ्रेंड सोनम को दे देता है। 14 नवंबर की शाम जब खाना बनता है तो सोनम उस खाने में इन सभी गोलियों को मिला देती है और फिर इस खाने को पूरे परिवार को परोस दिया जाता है। अब सोनम प्लान के अनुसार पेट में दर्द होने का बहाना बनाकर खाना खाने से इनकार कर देती है। वही दूसरे सभी सदस्य नींद की दवाई मिले इस खाने को खा लेते हैं और खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। एक रूम में सुरेंद्र और प्रोमिला सो जाती है, वही दूसरे रूम सभी बच्चे सोए हुए होते हैं। कुछ देर बाद सभी लोगों को गहरी नींद लग जाती है, या फिर यूं कहें कि दवाई के ओवरडोज से सभी बेहोशी की हालत में चले गए थे। ऐसे में सोनम नवीन को फोन करके घर बुला लेती है और फिर दोनों मिलकर पहले सोनम के पिता सुरेंद्र सिंह और उसकी मां प्रोमिला सिंह की चुन्नी और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद दूसरे कमरे में जाकर एक एक कर चारों बच्चों को भी इसी तरह मार डालते हैं। ये दोनों अभी यही नहीं रुकते हैं, सड़क के उस पर वाले घर जाकर सोनम की दादी भूरी देवी को भी अपने रास्ते से हटा देते हैं। इनका मन केवल इतनी हैवानियत से नहीं भरा था, इसके बाद इन्हें अपनी हवस भी मिटाना था। दादी भूरी देवी का कत्ल करने के बाद दोनों ने भूरी देवी की लाश के बाजू में उसी बेड पर शारीरिक संबंध भी बनाए। इसके बाद इन दोनों ने घर का सारा सामान बिखेर दिया और नवीन घर में रखे जेवरात लेकर वहां से चला जाता है। वही सोनम भी थोड़ा सा दवाई मिला खाना खा लेती है और बाथरूम में जाकर सो जाती है। असल में दोनों इस घटना को लूटपाट की घटना दिखाना चाहते थे ताकि कोई भी इन दोनों पर शक नहीं कर सके और इसी वजह से सोनम नींद की दवाई वाला खाना खाकर बाथरूम में बेहोश पड़ी मिलती है। मामले की जांच में जब पुलिस के सामने सच्चाई आती है तो सोनम और नवीन के साथ साथ ड्रग सप्लाई करने के लिए जसवीर और ओमवीर को भी आरोपी बनाया जाता है। सेशन कोर्ट ने सोनम और उसके प्रेमी नवीन को फांसी की सजा सुनाई थी। हत्याकांड में सहयोगी रहे जसवीर को भी उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन अन्य आरोपी ओमवीर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सोनम और नवीन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उनका कहना था कि उन्हें जीने के अधिकार के तहत फांसी की सजा से छूट मिलनी चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को ही बरकरार रखा था। इस बारे में जो इन्होंने जैसा बेतुका काम और बच्चों को मार के डाला था, इसलिए इनको दोनों सही सजा मिली। तो आप क्या संतुष्ट आज इस फैसले? संतुष्ट। इसके बाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकी फांसी पर रोक लगा दी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आना अभी बाकी है। अब सवाल यही उठता है कि सोनम और नवीन जिस जीने के अधिकार की बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ इन दोनों के लिए ही लागू होता है? इन्होंने जिन 7 लोगों का जीवन समाप्त कर दिया, क्या उनका कोई अधिकार नहीं था? और अपने ही परिवार की लाशों के बीच अपनी हवस को मिटाते समय कोई नैतिकता इन्हें नहीं दिखाई दी? जिस माँ बाप ने उसे पैदा किया
जिस दादी की गोद में वह पली बड़ी और जिन भाई बहनों के साथ खेलते हुए वह बड़ी हुई, उन सबको एक ही पल में उसने मिटा डाला। दोस्तों, अब कमेंट सेक्शन में आप ही बताओ कि ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले को कोर्ट द्वारा क्या सजा दी जानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गढ़चिरौली केस पर बना हमारा वीडियो जरूर देखें। ये केस आपको इंसान के अंदर छिपे अंधेरे को और गहराई से समझाएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।